अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं जितनी भी कोशिश कर लेती, अपने शौहर की मनचाही बीवी नहीं बन सकती थी। मेरा शौहर मेरी ज़ात में दिलचस्पी नहीं रखता था। इस बात का तो मुझे अंदाज़ा था, मगर वो मेरे साथ इस तरह से करेगा, इस बात का मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ। बेलौस मोहब्बत से अपने शौहर का दिल जीत लूँगी। उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत जाग जाएगी। मगर आज मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। मेरी सारी मेहनत रायगा गई जब मैंने अपनी आंखों से अपने शौहर को उसकी कज़न जोनी के साथ, मुझे अपनी समातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मेरी पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। मैं जानती थी मेरी कोई औकात नहीं थी, मगर मैं इतनी बेमोल थी, इस बात का मुझे आज अंदाज़ा हुआ था। मेरा अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। अगर मैं दीवार का सहारा ना लेती तो लम्हों में ज़मीन बोस हो जाती। मुझे अपनी कम मायगी का बुरी तरह से एहसास होने लगा। मेरे पूरे वजूद पर कपकपाहट तारी थी। मुझे अपना वजूद खाली और खोखला महसूस हुआ। इतनी बड़ी दुनिया में मैं एकदम से तन्हा हो गई। आखिरी सहारा बचा था मेरे पास जीने का, आज वो भी मुझसे छिन गया था। मेरे सर पर कोई साहिबान नहीं बचा था। दादी झूठ बोलती थी, गलत कहती थी कि मेरा नसीब शहजादियों वाला होगा। अगर आज वो जिंदा होती तो देखती मैं कितनी बेवकूफ थी। मेरी जिंदगी मुझ पर उस वक्त तंग हो गई जब मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ। मेरे बाप के मरने की देर थी। मेरी माँ मुझे दादी के हवाले करके अपने मैके चली गई और कुछ ही अरसा में दूसरी शादी रचा ली। उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी। वो जवान थी, उसे दूसरा मर्द मिल सकता था। तभी अपनी 4 माह की मासूम बच्ची को खुद से दूर करते हुए मेरी माँ को दर्द महसूस नहीं हुआ था। और जब मैं अपनी सगी माँ के लिए ही कोई औकात नहीं रखती थी, तो कोई और क्यों मेरे फिक्र करता और मेरा एहसास करता। मेरे ताया और फूफियों ने यही किया और मेरी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। मेरी दादी, जो अपने जवान बेटे की मौत के गम में बिस्तर से जा लगी थी और बस मौत की चाहत करने लगी, अपने लाडले बेटे की इकलौती निशानी को यूं लावारिसों की तरह रुलते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया और मेरी खातिर मेरी दादी ने एक बार फिर से जिंदगी को कबूल किया। उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया और मुझे सीने से लगाए सेहत याब हो गई। मुझे गोद में लेते ही दादी को जैसे सुकून मिला था। ताई और फूफियां कभी नहीं चाहती थीं कि मेरा वजूद इस घर में परवरिश पाए, मगर मेरी दादी ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। दादी समझदार थी, रवैयों को अच्छी तरह जांचना जानती थी। उनको मालूम हो गया था मुझे फेंकने से मेरी माँ की ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता मैं इस दुनिया में अपने सगे रिश्तों के होते हुए लावारिस ज़रूर हो जाऊंगी। और जब दादी ने 2 टोक फैसला कर लिया कि वो मुझे पालेंगी और इस मामले में किसी की भी नहीं सुनेंगी, तो सबको खामोश होना पड़ा। यूं भी दादा ने मरने से पहले अपना घर और दुकान दादी के नाम कर रखी थी। दादी उनकी मोहताज नहीं थी, बल्कि वो सब दादी के मोहताज थे। मेरा नाम दादी ने रोशनी रखा। प्यार तो मुझसे कोई नहीं करता था, अलबत्ता प्यार का दिखावा ज़रूर करते। मेरे मामले में दादी बहुत सख्त मिजाज हो गई। अगर कोई भी मेरा दिल दुखाने की कोशिश करता या मेरे साथ सख्त रवैया रखता
तो दादी इस बात को अपनी अना का मसला बना लेती और दिनों तक उन लोगों से बात नहीं करती थी। जो भी था, घर और पूरे ख़ानदान में मेरी दादी को बहुत ही इज्जत और एहतराम से नवाजा जाता था। हर कोई उनकी नाराज़गी से डरता था, इसलिए मुझे भी परेशान करना छोड़ दिया। और जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त तक सबने अपने असल रवैयों पर एक खौल चढ़ाकर मुझसे आर्जी मोहब्बत के ड्रामे रचाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं कभी भी जान नहीं पाई कि इस घर में दादी के अलावा बाकी सभी मुझे बोझ समझते थे। मैं तो बस अपनी दादी की लाडली थी। पूरे घर में तितली की तरह उड़ती फिरती थी। दादी के बेजा लाड प्यार का नतीजा था मैं शुरू से ही बहुत शोख और शरारती किस्म की लड़की थी। पढ़ाई के बाद मेरा सारा वक्त गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हुए गुजरता था। मेरी शरारतें अपने उरूज पर थीं। मैंने पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा था। अक्सर ही मोहल्ले वाले मेरी शिकायतें लेकर दादी के पास आते और मेरी शिकायत सुनकर दादी कितनी देर तक हंसती रहती। कई बार ताया और ताई ने दबे लफ्ज़ों में कहना चाहा कि मैं जवान हो रही हूँ, मेरी हरकतें ठीक नहीं हैं, मगर दादी किसी की बात पर कान नहीं धरती थी और कहती, मुझे तो अपनी बच्ची ऐसे ही हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, बिल्कुल मेरे जवाद की तरह जिंदा दिल है। ये बात करते हुए दादी की आंखें पानी से भर जाती और मोहल्ले वाले उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाते। सभी दादी के इस दर्द से वाकिफ थे। दादी को अपना छोटा बेटा बहुत प्यारा था। वो भी अपनी माँ के बहुत करीब था। शायद मेरे बाप को अंदाज़ा था कि वो बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाएगा, इसलिए ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के पास गुजारता था। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो मेरी दादी के लिए भी इस दुनिया की रौनकें ख़त्म हो गई। वो तो शायद तन्हाइयों की आदी हो जाती, जो अगर उनके ज़िंदगी में मेरा वजूद ना होता। ताई ने बहुत गैर महसूस तरीके से मुझे अपने बच्चों से दूर रखा था। उनके बच्चे मेरे साथ ना तो खेलते थे और ना ही मेरे साथ कोई बात करते, मगर मैंने कभी भी इस बात को महसूस नहीं किया था। दादी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। उन्होंने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं माँ बाप के बगैर इस घर में रहती हूँ। कभी कभी ताई और ताया को अपने बच्चों के साथ लाड प्यार करता देखती तो मेरा भी दिल करता कि मेरे माँ बाप होते, और मेरी इस महरूमी को महसूस करते हुए दादी मुझे अपने आगोश में समा लेती। उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता था। ताई और फूफियाँ लाख मुझसे खार खाती, मैं परवाह नहीं करती थी। जवान हो जाने के बाद भी मुझ में बचपना था, मगर मेरी शोखियाँ उस वक्त ख़त्म हो गईं जब अपनी छोटी फूफो के घर एक फंक्शन अटेंड करने हम सब गए। वहाँ बातों बातों में फूफो की सास ने मुझे बताया मेरी माँ कितनी संगदिल और जालिम औरत थी। शौहर के मरते ही फौरन ही अपने मैके वालों के मशवरे पर मुझे अपनी दादी की गोद में डाला और ख़ुद अपने माँ बाप के घर चली गई और जल्द ही दूसरी शादी भी कर ली। अपनी माँ की असलियत जानकर मैं दंग रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक माँ अपनी औलाद के साथ इतनी संगदिल हो सकती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। आज माँ के बारे में सुना तो दिल में दर्द की लहरें उठने लगी। और फिर ताई ने भी तो हंसते हंसते सुनाया, ये लड़की बड़ी बदबख्त है, पैदा होते ही बाप को खा गई और ऐसी नामुराद है कि माँ के दिल में जगह नहीं बना सकी। हमें तो फिक्र खाए जाती है, ये कोई गुली ना खिला ले। इन बातों ने मुझे शदीद चोट पहुंचाई थी। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ मेरी ताई मुझसे शदीद नफरत करती है। मेरी दादी फूफो कमरे में नमाज अदा कर रही थी, वो ये बातें नहीं सुन सकी। और जब मैं भीगी आंखें लिए दादी के पास जाने लगी तो बड़ी फूफो ने मुझे बाजू से दबोच कर सख्ती से कहा था, देखो लड़की, खबरदार ये बातें अंदर जाके अम्मा के सामने करने की कोशिश की तो तुम्हें तो
फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मेरी माँ की तबीयत जरूर बिगड़ जाएगी। और अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। याद रखना, सिर्फ तुम्हें अपनी माँ की वजह से ही बर्दाश्त कर रहे हैं। पुप्पो के सर्द और सफाक लहजे पर मैं कटकर रह गई। मैं बुरी तरह सहम गई। मुझे डर लगने लगा था, अगर दादी को कुछ हो गया तो ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इस बात का अंदाजा मुझे उसी रोज हो गया था। वहां से वापस आने के बाद मैं कई दिन कुछ बोल नहीं सकी थी। दादी मेरी इस खामोशी पर बहुत परेशान थी, मगर मैंने पढ़ाई का बहाना बनाया तो दादी ने पुरसुकून होकर मुझे गले से लगा लिया। फिर बोली, देखो रोशनी, मेहनत तो तुम्हें करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे नंबर कम आ भी गए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम दिल लगाकर पढ़ो, अगली बार अच्छे नंबर आ जाएंगे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें तो शहजादा ब्याहने आएगा और अपनी मलिका बना कर ले जाएगा। दादी की बात पर मैं फीका सा मुस्कुरा देती। वो हर वक्त तो मुझे यही सुनाती थी कि मैं शहजादी, मेरे लिए शहजादा ही आएगा। मैं अपनी दादी के लिए बहुत हसास हो गई थी। उन्हें ज़रा सा भी कोई नज़ला बुखार हो जाता तो मेरी जान पर बनाते। मैं रो रो कर हलकान हो जाती और मेरी वजह से दादी भी परेशान होती। वो मेरे बदलते रवैये से परेशान थी। और फिर जल्द ही ये उक्ता खुल गया जब ताई खुलम खुला कहने लगी, आप बहुत भोली हैं अम्मा जान। लड़की जवान हो रही है, इसको लगाम डाले। कोई गुल खिला लिया तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे। अल्लाह जाने सारा दिन कौन सी प्लानिंग में मसरूफ रहती है। इसकी सोचें तो रुकने में ही नहीं आती। मैं कह रही हूं, कोई ऊंच नीच हुई तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी बेटियों वाली हूं। ताई की बातों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया था और तब मैं चीख उठी और बोली, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आप मुझ पर कीचड़ इसलिए उछाल रही हैं कि मेरे सर पर ना माँ है ना बाप। लावारिस जानकर आपने मेरे किरदार पर तोहमत लगाना शुरू कर दी है। मैं शरारती हूं मगर बदजात नहीं। आज के बाद मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाने से पहले 1000 बार सोचना। मुझे मेरी दादी ने पाला है, उस औरत ने जिसके आगे पीछे आप सब घूमते हैं सिर्फ इसलिए कि घर उनके नाम है। अपनी बात करके मैं तो कमरे में आ गई, मगर मेरी बात ने ताई के तन बदन को आग लगा दी। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अचानक दादी के सामने सारी बातें कर दूंगी। वो बिलबिला उठी और यह हकीकत जानकर दादी की अजियत का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और अब घर में ताई का जोर चलता था। अब दादी किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। अब अक्सर ताई मुझे बातें सुनाती और मेरे हर काम में 100 ऐब गिनवाती। पोपियां भी मुझे देखना गवारा नहीं करती थी। मैं इन रवैयों की आदी नहीं थी, चाहे दादी के एहतराम में या कोई और वजह। किसी ने भी मेरे साथ इस तरह बात नहीं की थी, मगर अब तो अचानक से सबके रवैये देखकर मेरा दिल दर्द से बढ़ता जा रहा था। दादी को भी चुप लग गई थी। उन्हें अच्छे से अंदाजा हो गया था कि अब सब मेरे साथ क्या करने वाले थे। अब तो मेरे किरदार की भी धज्जियां उड़ाई जाती। दादी अक्सर बीमार रहने लगी। वो मेरे लिए परेशान रहती थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि पहले की तरह शरारतें करके अपनी दादी को खुश कर सकूं, मगर दादी की रंजीदगी कम होने में नहीं आ रही थी। फिर उन्हीं दिनों दादी की एक दोस्त उनसे मिलने चली आई। बरसों बाद दोनों सहेलियों की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। कितनी देर दोनों गले लगकर रोती रही। दादी की दोस्त दूसरे शहर ब्याही गई थी, इसलिए शादी के बाद दोनों सहेलियों का राब्ता नहीं हो सका। मगर अब सगे भतीजे की वफात पर उनका इस शहर आना हुआ तो उन्हें दादी का ख्याल आ गया। दादी ने मिन्नत करके अपनी सहेली को अपने पास रोक लिया। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी थी। मेरी दादी की तरह नरम मिजाज, पुरशफीक सी
मुझे बहुत प्यार से उन्होंने गले लगाया था। हमारे घर रहते हुए उन्होंने दादी की उदासी और परेशानी को महसूस किया तो दादी से पूछ लिया। तब दादी ने अपनी सहेली को सारा अहवाल कह सुनाया और कहा, मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ, कब मेरी आंख बंद हो जाए कोई खबर नहीं। अभी तो मैं जिंदा हूँ और मेरी बच्ची के साथ ये हाल हो रहा है। मैं जानती हूँ मेरे मरने की देर होगी, ये लोग मेरी मासूम बच्ची को दरबदर कर देंगे। इस बात ने मुझे डरा दिया है। कुछ समझ नहीं आती मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरी बच्ची का मुस्तकबिल महफूज रहे और ये दुनिया वालों के जुल्म का निशाना ना बने। अभी तो मेरी बच्ची बहुत मासूम है। सारी हकीकत जानकर दादी की सहेली ने चुटकियों में मसला हल कर दिया और मेरा रिश्ता अपने पोते के साथ कर दिया। रिश्ता मांगने की देर थी, दादी ने जिद पकड़ ली, तुम बस अपने पोते को बुलवाओ, मैं रोशनी का निकाह अपनी जिंदगी में करना चाहती हूँ। दादी की सहेली ने भी फौरन अपने पोते को बुलवा लिया। मैं उस अचानक उफ्ताद से बौखला कर रह गई थी। मैं अपनी दादी को रोकना चाहती थी, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी, मगर दादी ने मेरी एक नहीं सुनी। बस जैसे दादी की सहेली का पोता आया, मेरा उसके साथ निकाह कर दिया गया। वो शायद अपनी दादी का बहुत ही फर्माबरदार था, तभी उसने इतनी अचानक रिश्ते पर मसला खड़ा नहीं किया था। दादी को जैसे मेरे निकाह का इंतजार था। निकाह के कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैं दादी की वफात पर चीख चीख कर रोई थी। मैं पागल हो रही थी। दादी की सहेली यानी अम्मा जान, जो शादी कुछ वक्त बाद करना चाहती थी, दादी की वफात के बाद रुखसती का भी फौरन से सोच लिया और 2 जोड़ों में मुझे अपने घर ले आई। मैं शदीद गम में डूबी थी और महसूस ही नहीं कर पाई कि मेरा शौहर बहुत ज्यादा संजीदा था। वो बिल्कुल चुप था, ऐसे जैसे उसके मुंह में जुबान भी ना हो। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी जुबान खुल गई। वो अपनी दादी से लड़ रहा था। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, इतनी अचानक मुझे बुलाकर आपने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया, वो भी ऐसी लड़की के साथ जिसे मैं जानता तक नहीं। मुझे प्यार से पालने का इतना बड़ा सिला तो ना मांगती। अब अनजान घर में अगर आपको इनकार करता तो मुझे पता था आपने वहीं मुझसे नाराज हो जाना था और गैर लोगों के दरमियान आपको शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा। मगर आपने मेरा जरा एहसास नहीं किया, मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं अभी शादी के हक में नहीं था। मैं खुद को स्टेबल करना चाहता था। आपको सख्ती से मना किया था कि अभी मेरी शादी का नाम भी ना लेना, और रिश्ता करना तो दूर की बात, आपने मेरा निकाह करा दिया और जबरदस्ती इस मुसीबत को मेरे गले डाल के यहां भी ले आई। अब खुद संभालें, मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं इसका ख्याल रखूंगा या इसे कबूल करूंगा। ये बातें मेरे शौहर ने मेरे सामने की थी। मैं सर झुकाए वो सारी बातें सुन रही थी। मुझे रोना आ रहा था। मेरे शौहर के जाते ही अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, फिक्र मत करना, थोड़ा जज्बाती है मगर दिल का बहुत अच्छा है, अभी गुस्से में है। मैंने भी तो इतनी अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया, इसलिए गुस्सा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो तुम्हारे साथ बुरे तरीके से पेश आएगा। तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। अभी यहीं मेरे पास सो जाओ, शहरियार आएगा तो मैं उसके कमरे में भेज दूंगी। ये तो शुक्र है घर वाले घूमने गए हुए हैं, हमें आराम करने का मौका मिल गया। मुझे दिलासा देते हुए अम्मा जान आखिर में बड़बड़ाई। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर थी। वो मेरे साथ जो भी करते मैं किसी से गिला नहीं कर सकती थी। 2 दिन तक मैंने शहरियार को नहीं देखा। वो कब घर आता है और कब जाता है कुछ खबर नहीं थी। मैं अम्मा के पास ही रुकी हुई थी। 2 दिन बाद सब घर वाले आ गए। अम्मा जान ने मेरा तारुफ उनसे कराया तो सबके मुंह खुल गए थे।
उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था अम्मा इतनी अचानक अपने पोते का निकाह कर लेंगी। सब ने सख्त अल्फाज में अम्मा जान को बातें सुना डाली। अम्मा जान भीगी आंखों से उनकी बातें सुनती और उन्हें सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तब ना जाने कहां से शहरयार आ गया और ऊंची आवाज में बोला, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है और मुझे अम्मा की पसंद पर कोई मसला नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे मामले में कोई भी ना बोले और अम्मा जान को बातें सुनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसने जो भी बात करनी है मेरे साथ करे। चले अम्मा जान, कमरे में चलते हैं। चलो रोशनी। घर वालों को दो टोक बात करके शहरयार ने अम्मा जान को थामा और मुझे अपने साथ चलने का बोलकर अम्मा जान के कमरे की तरफ चला गया। फिर उसी रोज़ शहरयार मुझे अपने कमरे में ले आया। मैं पहली बार शहरयार का कमरा देख रही थी। कमरे में आते ही वो मुझसे बोला, अम्मा जान की खातिर तुम्हें अपने कमरे तक लाया हूँ ताकि घर वाले अम्मा जान को बातें सुनाना बंद कर दें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे परेशान मत करो। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैं समझदार हो चुकी थी। अब मुझ में बचपना नहीं रहा था। फिर अम्मा जान की हिदायत के मुताबिक मैं शहरयार के सारे काम खुद करने लगी। मैं दिल से उसकी खिदमत करती। अम्मा जान का कहना था मेरी खिदमत करने से मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, मगर यह आसान नहीं था क्योंकि शहरयार की कज़न जोनी मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। वो हर वक्त शहरयार के आसपास मंडलाती और मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर कभी अम्मा या शहरयार ने उसे नहीं रोका था। घर में रहते हुए मुझे मालूम हुआ कि शहरयार के वालिदैन भी बचपन में वफात पा चुके थे। शहरयार को अम्मा ने पाला था। बाकी सब ने शहरयार के साथ नौकरों वाला बर्ताव रखा। अम्मा जान भी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। उनके लिए बस ये गनीमत था कि शहरयार के चचाओं ने उसकी तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। अब ऐसे में अम्मा जान की बहुएं शहरयार को बातें सुनाती और उसके साथ मुलाजमों वाला सलूक करती, तो अम्मा जान खामोश रहती। उनको डर था ज़रा सी बात का बतंगड़ बनाकर वो शहरयार की तालीम रुकवा देंगे। शहरयार को भी उन्होंने ये बात बावर करा दी कि हर हाल में अपनी तालीम हासिल करनी है ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। छोटी सी उम्र में ही शहरयार अपना मकाम समझ चुका था, इसलिए दादी की बात को पल्लू से बांधा और अपनी तालीम बेहतर तरीके से हासिल की। अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर शहरयार ने ACCA किया था और जब से शहरयार ने डिग्री हासिल की थी, घर वालों का रवैया उसके साथ यकसर बदल गया था। अब शहरयार की ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। अब वो यतीम व मस्कीन लावारिस बच्चा नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा, खूबरू और काबिल जवान था। तीनों चचाओं के घर में बेटियां मौजूद थीं और अपनी बेटियों को शहरयार के साथ ब्याहने के लिए तीनों चाचियां मोहब्बत जताती थीं। शहरयार की कज़न्स भी खूब आगे पीछे घूमती, मगर एक कज़न जोनी, वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसने तो जैसे खुद को शहरयार की बीवी मान लिया था। शहरयार भी उसके साथ खुश था। मैं बहुत डर गई थी। शहरयार की सारी कज़न्स बेतहाशा हसीन और तरहदार थी। उनके मुकाबले में मैं तो कुछ भी नहीं थी। वो सब शहरयार की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी, जबकि मैंने बामुश्किल FSC किया था। इसे आगे पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिला और मेरी शादी हो गई। अब यहाँ आकर एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी। इस खौफ की वजह से मैं शहरयार की बहुत खिदमत करती, उसके साथ बात करने की कोशिश करती, मगर शहरयार की संजीदगी बरकरार थी। वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता, सुबह सुबह घर से निकलता और आधी रात को ही घर लौटता था। उसकी क्या सरगर्मियाँ थीं और वो क्या करता फिरता था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। लेकिन मुझे अम्मा जान का आसरा था, जो मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे समझाती थी, तुम्हें शहरयार से बदजन नहीं होना, वही तुम्हारा असल है। अब भी वो अपनी नई नौकरी की वजह से मसरूफ़ रहता है,
मगर जल्दी तुम्हारे साथ अपना रवैया ठीक कर लेगा। मैं अम्मा जान की बातों पर ईमान ले आती, मगर आज सारी बातें धरी की धरी रह गई जब मैंने देखा शहरयार की कज़न मेरे कमरे में मौजूद थे और शहरयार से कह रही थी, कब तक तुम इस बेकार लड़की को अपने गले का हार बनाकर रखोगे? फारिग करो इसे। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है। जितने तुम काबिल हो, तुम्हारे साथ कोई खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की जचती है, ना कि ये अनपढ़ गवार लड़की। बस तुम इसे चलता करो, मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। उसकी बात पर शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, और बस कुछ दिन रह गए हैं, फिर मैं अपना फैसला सबको सुना दूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहरयार की बात सुनकर मेरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया था। बामुश्किल खुद को सहारा देती मैं अम्मा के कमरे में आई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गई थी बहुत जल्द मैं इस घर से भी निकाले जाने वाली थी। फिर उसके बाद मेरा क्या होगा? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं बचा था। दादी भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मेरी ताई तो मुझे कभी भी घर घुसने नहीं देंगी। मैं तसव्वुर में दादी को याद करने लगी, उनसे शिकवा किया। ये कैसा मुस्तकबिल ढूंढा था आपने मेरा दादी, जहां से चली थी वहीं आ रुकी हो। मेरी इतनी खिदमतें, इतनी वफा मेरे काम नहीं आई, और एक बार फिर से मैं बेघर होने वाली हूं। इसे तो अच्छा था आप मुझे मार देती, मैं जिंदा ही ना रहती। उस रोज मैं बहुत रोई थी। अम्मा जान पूछ पूछ कर थक गईं कि आखिर मुझे क्या हुआ है, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। कुछ बताने का फायदा भी नहीं था। बहुत जल्द ही उनका पोता उन्हें हकीकत बताने वाला था। मेरे बोलने की जरूरत नहीं थी। और फिर वाकई शहरयार ने अपना फैसला सुना दिया। शहरयार के फैसले ने सबके होश उड़ाए थे। मैं भी बेयकीनी से शहरयार को देखे जा रही थी जब शहरयार ने कहा, मैं जैसी नौकरी चाहता था मुझे मिल गई है और अलग घर भी मिला है। मैं अम्मा और रोशनी को लेकर अपने घर जा रहा हूं। आप सब हमें मिलने आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। शहरयार की बात से सबके रंग उड़े थे, मगर शहरयार ने किसी की जानिब देखने की कोशिश नहीं की और मुझे अम्मा को लेकर नए घर आ गए। मैं अभी तक बेयकीन थी, मैं तो कुछ और समझी थी। और यही बात मैंने शहरयार से भी कही तो वो बोला, हाँ मैं शादी के लिए राजी नहीं था, मगर ये मतलब नहीं था कि मुझे कोई और लड़की पसंद थी। मुझे अम्मा की पसंद पर पूरा भरोसा है। मैं बस तब तक शादी के हक में नहीं था जब तक अपना अलग ठिकाना न बना लेता। मैं इन दोगले लोगों के दरमियान अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं करना चाहता था, मगर अम्मा ने जल्दी मचाई और मैं खामोश इसलिए रहा कि अगर अपनी शादी के हक में बोलता तो वो लोग अपनी औकात दिखाते, जो अम्मा से हरगिज बर्दाश्त ना होती। इसलिए उन्होंने जो समझा मैंने भी वही दिखाया। और मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम खुश रहेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? शहरयार की बात सुनकर मैं एकदम से हल्की फुल्की हो गई और मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ रखा। दादी की बात सच थी। मुझे एक शहजादे ने अपनाया था, अब अपने घर की मलिका बना रहा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में आपको सब्र और हौसले का सबक मिलता है। किसी की भी जिंदगी में मुसलसल अंधेरा और जवाल नहीं रहता। बहार आती है और उरूज आता है, लेकिन आपने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मेरी कहानियां कहाँ कहाँ से सुनते हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर जहांजेब अंसारी का, जो कि ओमान से ताल्लुक़ रखते हैं, और मिस्टर राशिद अनवर का, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें।
इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब बायो में मौजूद है। और हाँ, कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि अपनी ज़िंदगी में कौन कैसे जंग लड़ रहा है। हमारी कहानियों से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।